जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल आर्ट्स फॉर सब पे। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के हिस्ट्री विषय के चैप्टर नंबर 4 को, जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। आज का यह वीडियो इस चैप्टर का थर्ड पार्ट है। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने 2 पार्ट में बात कर ली है। तो यदि आपने अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उन दोनों वीडियो का लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ से उन दोनों वीडियो को देख लीजिएगा। तो अब बात करते हैं कि आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जानने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। आप मेरे पीछे एक ऐतिहासिक धरोहर देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि ये ऐतिहासिक धरोहर है क्या। चलिए अब बात करते हैं कि मेरे पीछे जो आप ऐतिहासिक धरोहर जो देख पा रहे हैं, इसको देखने के बाद सबसे पहले आपके मन में क्या सवाल आ रहा है? सबसे पहले तो यही सवाल आता है ना, आखिर ये जो ऐतिहासिक धरोहर ये है क्या? ये जो पुरातात्विक जो संरचना है ये है क्या? सबसे पहला सवाल यही आता है किसी भी संरचना को देखकर, आखिर ये है क्या। और दूसरा जो सवाल आता है कि ये जो बनाया गया है, यानी ये जो संरचना बनाया गया है, ये किसके द्वारा बनाया गया है, दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, कब बनाया गया है, यानी किस डेट में, किस तारीख को, कितने वर्ष पहले इसको बनाया गया, इस चीज़ का मन में एक सवाल आता है। और चौथा जो सवाल आता है कि इसको बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या है। तो आप दुनिया में कोई भी जो ऐतिहासिक स्थल पर अगर घूमने जाते हैं तो इन्हीं चारों तरह के सवाल आपके मन में आते हैं। आज की इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो इसी संरचना पर आधारित है। मेरे पीछे जो आप ऐतिहासिक संरचना जो देख पा रहे हैं, इसका नाम है बौद्ध स्तूप। जी, सही समझा आपने, एक बौद्ध स्तूप ही है। और ये जो बौद्ध स्तूप है ये बिहार स्टेट के पूर्वी चंपारण जिला के केसरिया ब्लॉक में स्थित है। ठीक है, तो आज की जो वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो स्तूप है। और स्तूप से संबंधित जितने भी मेन टॉपिक है जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने आपको स्तूप के बारे में अच्छी तरीके से समझाने के लिए ही 20 किलोमीटर दूर से यहाँ पर बौद्ध स्तूप के पास आया हूँ, ताकि आप चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पाएँ। और यदि आपका प्यार और इसी तरह सहयोग अगर बना रहा तो इतिहास से संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं जो मगध अर्थात बिहार से संबंधित है, तो अगर मुझे आपका प्यार और सपोर्ट मिला तो मैं प्रत्यक्ष रूप से उस स्थान पे जाके उस चीज़ के बारे में आपको डीपली जानकारी देने का प्रयास करूँगा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हम लोग किन किन टॉपिक को कवर करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग कुल 5 टॉपिक को कवर करने वाले हैं। पहला जो टॉपिक है वह स्तूप का इतिहास, जिसके अंदर हम लोग जानेंगे कि स्तूप बनाने की जो परंपरा है उसकी शुरुआत कब से हुई। दूसरा, स्तूप की संरचना, जिसके अंदर हम लोग जानेंगे कि स्तूप की बनावट कैसी होती है। तीसरा, स्तूप के प्रकार, यानी स्तूप कितने प्रकार के होते हैं उसे भी जानेंगे। चौथा, स्तूप का महत्व, इसके अंदर हम लोग जानेंगे कि स्तूप बनाने का क्या महत्व है, बौद्ध धर्म के अनुयायी किस उद्देश्य से स्तूप का निर्माण करवाते थे, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ अमरावती, सांची, भरहुत, सारनाथ और केसरिया के जो स्तूप है इसके बारे में भी हम लोग संक्षेप रूप से जानेंगे। तो आइए बारी बारी से सभी टॉपिक को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है स्तूपों का इतिहास। आमतौर पर लोगों का ये मानना है कि स्तूप बनाने की जो परंपरा है उसकी शुरुआत बौद्ध धर्म के समय में शुरू हुई, जबकि यह अवधारणा पूरी तरह से सही नहीं है। स्तूप निर्माण की जो परंपरा वो काफ़ी पुरानी है। वैदिक काल के समय में जब किसी ऋषि मुनि या किसी भी पूजनीय व्यक्ति की मृत्यु होती थी तो उनके अस्थियों के ऊपर, उनकी समाधियों के ऊपर मिट्टी के टीले बनाए जाते थे। और उस दौर में ये जो मिट्टी के जो टीले बनाए जाते थे, इसका मुख्य उद्देश्य था केवल उन अस्थियों को संचित करके रखना, सुरक्षित रखना, क्योंकि वो उसको पवित्र मानते थे। लेकिन बाद में उन्हीं अस्थियों के ऊपर, उन्हीं मिट्टी के टीले के ऊपर में स्मारक बनाए जाने लगे, अर्थात मंदिर बनाए जाने लगे। महात्मा बुद्ध के निर्वाण के बाद भारत और अफगानिस्तान में बड़ी संख्या में स्तूपों का निर्माण प्रारंभ हुआ। ऐसा माना जाता है कि महात्मा बुद्ध के निर्वाण के पश्चात उनकी अस्थियों को 8 भागों में बांटकर देश के कई हिस्सों में ले जाकर उसके ऊपर में स्तूपों का निर्माण कराया गया। सम्राट अशोक ने ही लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। और ये जो संख्या जो बताया गया इतिहास के अंदर एक कपोल कल्पित महसूस होता है, परंतु सांची और सारनाथ का जो स्तूप है उसका निर्माण अशोक ने ही करवाया था, क्योंकि वहाँ के जो ऐतिहासिक जो साक्ष्य मिले हैं, जो पुरातात्विक जो अवशेष मिले हैं, उन अवशेषों के माध्यम से ये पता चलता है कि सांची और सारनाथ की स्तूपों का निर्माण अशोक के द्वारा ही कराया गया था।
यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली बात है कि मौर्य काल में स्तूपों का निर्माण उतनी तेज़ी से नहीं हो पाया था, लेकिन शुंग एवं सातवाहन काल के पश्चात इसके निर्माण में काफ़ी तेज़ी आई। सांची, सारनाथ, भरूच के जो स्तूप हैं वो भारतीय वास्तुकला के बेजोर नमूने हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि जो स्तूप निर्माण का जो परंपरा है वो वैदिक काल से ही शुरू हो गया था, लेकिन इसका जो वास्तविक जो स्वरूप सामने निखर के आया वो बौद्ध धर्म के समय में ही निकल के आया। और बौद्ध धर्म में कब निकल के आया है? जब बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में विभक्त हो गया। पहला जो संप्रदाय था वो हीनयान था और दूसरा जो संप्रदाय था वो महायान था। तो जो महायान के जो अनुयायी थे उन लोगों ने ही स्तूप निर्माण की परंपरा को आगे लेकर बढ़ाया। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है स्तूप की संरचना। इसके अंदर हम जानेंगे कि जो स्तूप होते हैं उसके किस भाग को किस नाम से जाना जाता है। तो जो सबसे ऊपरी सिरा है जो छाते के आकार का होता है उसे छत्र कहा जाता है। और यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं तस्वीर में, इस हिस्से को कहा जाता है हार्मिका। और ऐसा माना जाता है कि इस हिस्से में गौतम बुद्ध की अस्थियों के कुछ हिस्से रखे होते हैं। बीच का जो हिस्सा है इसे बोलते हैं अंड, क्योंकि इसका आकार जो होता है वो अंडाकार होता है। और इस स्तूप के जो चारों तरफ आप देख पा रहे हैं कि एक रेलिंग टाइप का बना हुआ है, इसे बोला जाता है प्रदक्षिणा पथ, जिसके द्वारा लोग इसकी प्रदक्षिणा करते हैं, इसके चारों ओर घूमते हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसे स्तूप भी देखने को आपको मिलेंगे जहाँ पर आपको तोरण द्वार देखने को मिलेंगे, यानी इसके चारों तरफ जो बाउंड्री होती है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की तरफ जो बाउंड्रियाँ होती है, तो हर दिशा की तरफ में तोरण द्वार लगे होते हैं। तोरण द्वार को आप यूँ समझ लीजिए, तोरण द्वार का मतलब होता है मुख्य द्वार, जहाँ से लोग स्तूप के अंदर प्रवेश करते हैं। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है स्तूप के प्रकार। स्तूप मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्तूप है शारीरिक स्तूप। शारीरिक स्तूप में महात्मा बुद्ध तथा उनके प्रमुख शिष्यों की अस्थियां तथा शरीर के अवशेष जैसे कि नाखून, दांत, केस आदि रखे जाते हैं। ठीक है। दूसरा जो स्तूप है वो है पारिभोगिका स्तूप। पारिभोगिका स्तूप में महात्मा बुद्ध के द्वारा उपयोग में लाई गई वस्तुएं जैसे कि भिक्षा पात्र, चरण पादुका, आसन आदि को रखी जाती है। तीसरा जो स्तूप है वो है उद्देशिका स्तूप। उद्देशिका स्तूप में वे स्तूप आते हैं जो महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाओं से संबंधित अथवा उनकी यात्रा से पवित्र हुए स्थानों पर निर्मित किए जाते हैं। यानी यहाँ कहने का मतलब ये है कि वैसे स्थान जहाँ पर कभी गौतम बुद्ध विश्राम किए होते हैं, तो वैसे जगह को बौद्ध धर्म में पवित्र स्थान माना जाता है और वैसे जगह को चिन्हित करके बौद्ध धर्म के जो अनुयायी है वहाँ पर स्तूपों का निर्माण करवाते थे। तो ऐसे स्तूपों को उद्देशिका स्तूप कहा जाता था। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है स्तूप के महत्व। स्तूप बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए आस्था का वह प्रतीक है जिसे सीधे तौर पर भगवान बुद्ध से जोड़ा जाता है। उनका मानना है कि भगवान बुद्ध उन स्तूपों में निवास करते हैं और उन्हें मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। यानी यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो बौद्ध स्तूप है वो बौद्ध स्तूप बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक आस्था का प्रतीक है। ठीक उसी प्रकार जैसे हिंदू भाइयों के लिए मंदिर और मुस्लिम भाइयों के लिए मस्जिद एक आस्था का प्रतीक होता है, एक पवित्र स्थान होता है, ठीक उसी प्रकार जो बौद्ध स्तूप है वो बौद्ध स्तूप बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक आस्था का प्रतीक होता है। ठीक है। दूसरी बात, बौद्ध धर्म के अनुयायियों का ये मानना है कि जब तक गौतम बुद्ध जीवित थे तब तक उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से लोगों को निर्वाण प्राप्ति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति के लिए लोगों को रास्ता दिखाते रहे। लेकिन उनके निर्वाण के पश्चात यानी उनकी मृत्यु के पश्चात गौतम बुद्ध ये जो स्तूप जो बने हुए हैं उनके अवशेष उसके अंदर मौजूद है। तो बौद्ध धर्म के अनुयायियों का ये मानना है कि आज भी जो गौतम बुद्ध है इन स्तूपों में निवास करते हैं और उसके माध्यम से लोगों को मुक्ति प्राप्ति का मार्ग दिखाते हैं। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि स्तूप का बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए क्या महत्व है। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है अमरावती का बौद्ध स्तूप। ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा। अमरावती का जो बौद्ध स्तूप है उसकी खोज 1796 में कॉलिन मैकेंजी ने की थी। तो यहाँ पर 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। एक तो अमरावती की खोज कब हुई, तो अमरावती की खोज 1796 ईस्वी में हुई। दूसरा सवाल यहाँ से ये बनता है कि अमरावती बौद्ध स्तूप की खोज किसने की, तो इसका सही जवाब होगा कॉलिन मैकेंजी। तो यहाँ से आपका 2 ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। दूसरा, यह आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के अमरावती गांव में कृष्ण नदी के दाहिने तट पर स्थित है। तो यहाँ से भी 2 सवाल बन के आते हैं कि जो अमरावती का जो बौद्ध स्तूप है वो कहाँ स्थित है, यानी किस प्रदेश में स्थित है। तो प्रदेश तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। यदि जिले का नाम अगर आप पूछा जाता है
तो गुंटूर जिला लिखेंगे, और यदि गांव का नाम पूछा जाता है तो फिर अमरावती लिखेंगे, ठीक है। और यदि ये पूछा जाए से वो किस नदी के किनारे स्थित है तो फिर लिखेंगे कृष्ण नदी। तो यहाँ से इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप इसको याद रखिएगा। अनुमानतः स्तूप का घेरा, यानी जो स्तूप जो है उसका जो नीचे का जो डायमीटर है वो 42 मीटर है और ऊंचाई 29 मीटर है, यानी उसकी जो ऊंचाई है वो 29 मीटर तक है। इस स्तूप में पाषाण के स्थान पर संगमरमर का प्रयोग किया गया है, यानी यहाँ कहने का मतलब यह है कि जैसे कि बाकी जो स्तूपों का निर्माण हुआ है वो पाषाण से हुआ है, पत्थरों से हुआ है, लेकिन जो अमरावती का जो स्तूप था उस स्तूप का निर्माण संगमरमर के पत्थर से हुआ था। अमरावती स्तूप का निर्माण आंध्र सातवाहन काल में हुआ था। तो यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि अमरावती स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था, तो वहाँ आप लिखिएगा सातवाहन काल। गुंटूर के कमिश्नर ने अमरावती की यात्रा 1854 ईस्वी में की। वे अपने साथ अनेक मूर्तियां और अभिलेख युक्त पत्थर मद्रास ले गए, यानी यहाँ कहने का मतलब ये है कि जब 1854 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के कमिश्नर अमरावती का बौद्ध स्तूप देखने गए तो उन्हें वहाँ के जो कलाकृतियाँ थी उन्हें काफ़ी अच्छी लगी, इसलिए उन्होंने क्या किया कि वहाँ की जो मूर्तियाँ थी और अभिलेख युक्त जो पत्थर थे उसको मद्रास लेकर चले गए। और ऐसा करने से क्या हुआ कि जो बौद्ध स्तूप जो था अमरावती का वो धीरे धीरे नष्ट होने लगा, और यहाँ से शुरुआत हो गया अमरावती बौद्ध स्तूप का नष्ट होना। जो वहाँ के स्थानीय राजा थे, वहाँ के स्थानीय राजा ने भी क्या किया, सब मंदिर निर्माण के लिए अमरावती के बौद्ध स्तूप का पत्थर का इस्तेमाल किया। इसके अलावा जो अंग्रेज पदाधिकारी जो आए वो भी क्या किया, से वहाँ की जो कलाकृतियाँ थी, जो वहाँ की जो मूर्तियाँ थी उसे लेकर चले गए, और इस तरह से क्या हुआ कि अमरावती बौद्ध स्तूप से संबंधित जितने भी पुरातात्विक साक्ष्य वहाँ जो मौजूद थे वो धीरे धीरे नष्ट होते चले गए। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है सांची का बौद्ध स्तूप। यह टॉपिक भी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मैं बीच बीच में आपको बताता रहूँगा, आप उसको नोट डाउन करते रहिएगा। सबसे पहले जानते हैं कि जो सांची का जो बौद्ध स्तूप है उसकी खोज कब हुई। तो सांची की बौद्ध स्तूप की खोज 1818 ईस्वी में हुई और इसकी खोज हेनरी टेलर ने की। तो यहाँ से दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बनता है कि सांची बौद्ध स्तूप की खोज किसने की, तो इसका सही जवाब होगा हेनरी टेलर। और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि सांची बौद्ध स्तूप की खोज कब हुई, तो इसका सही जवाब होगा 1818 ईस्वी में। यह भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में सांची नगर के पास एक पहाड़ी पर स्थित है। तो यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा कि जो सांची का जो बौद्ध स्तूप है वो किस राज्य में है, तो वो मध्य प्रदेश राज्य में है। किस जिले में है, तो रायसेन जिले में स्थित है। अगर नगर की बात करी जाएगी तो फिर सांची होगा। तो इस तरह से यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको इसको भी ध्यान में रखना है। यह पूर्व और पश्चिम में 17 मील और उत्तर और दक्षिण में लगभग 10 मील तक फैला हुआ है, यानी इसका पूरा का पूरा एरिया बताया जा रहा है कि कितना बड़ा है। ईसा पूर्व 3री शताब्दी में अशोक ने महान स्तूप का निर्माण करवाया था, यानी ऐसा माना जाता है कि इस जो सांची का जो बौद्ध स्तूप है, इस बौद्ध स्तूप का जो निर्माण अशोक ने करवाया था। और कब करवाया था, ईसा मसीह के 3री शताब्दी, यानी कहने का मतलब है से ईसा मसीह के जन्म के 300 वर्ष पहले। ऐसा माना जाता है कि इसमें बुद्ध और उनके सबसे प्रसिद्ध शिष्यों के पवित्र अवशेष या राख रखे गए हैं। सांची के महान स्तूप में बौद्ध स्थापत्य शैली देखी जा सकती है, यानी कहने का मतलब यह है कि जो सांची का जो बौद्ध स्तूप है इसमें स्थापत्य कला की शैली देखी जाती है। यह देश में अपनी तरह का सबसे बड़ा स्तूप है, जिसकी ऊंचाई 54 फीट और व्यास 120 फीट है। 1889 में सांची स्तूप की वास्तुकला को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था। तो यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि सांची के बौद्ध स्तूप को यूनेस्को में विश्व धरोहर के रूप में कब स्थापित किया गया था, तो इसका सही जवाब होगा 1889 में। भोपाल रियासत के नवाबों की कलाकृतियों में अभिरुचि और इसके संरक्षण के लिए किए गए प्रयासों ने सांची स्तूप को नष्ट होने से बचा लिया। अब यहाँ से एक जो क्वेश्चन बनता है वो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं कि अमरावती का बौद्ध स्तूप नष्ट हो गया जबकि सांची का बौद्ध स्तूप बच गया, इसके पीछे के कारण बताइए। तो जैसा कि हम लोगों ने जाना कि अमरावती बौद्ध स्तूप की खोज कब हुई थी, 1796 में, और जब इसकी खोज हुई तो उस वक्त उस धरोहर को बचाने वाला कोई नहीं था, यानी जिस वक्त अमरावती स्तूप की खोज हुई उस वक्त अमरावती स्तूप को बचाने के लिए कोई भी विभाग का गठन नहीं किया गया था।
तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ से जो लोग वहां पर आए उन लोगों ने अपने तरह से पूरा लूट खसोट मचाया। जैसे कि मैंने आपको वही बताया कि पिछले स्लाइड में कि जब यहाँ पर 1854 ईस्वी में वहाँ के जो कमिश्नर आए तो वहाँ की मूर्तियाँ और अभिलेख लेके चले गए। वहाँ के जो स्थानीय राजा थे उन्होंने क्या किया कि मंदिर निर्माण के लिए अमरावती के बौद्ध स्तूप के पत्थर को लेके चले गए। इसके अलावा समय समय पर जो अंग्रेज पदाधिकारी आते रहे वो भी वहाँ की कलाकृति और मूर्तियों को ले जाते रहे। तो इस तरह से क्या हुआ कि धीरे धीरे करके अमरावती का पूरा साक्ष्य नष्ट हो गया। लेकिन सांची बौद्ध स्तूप के केस में ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि जब सांची बौद्ध स्तूप का जब खोज हुआ था 1818 ईस्वी में, उस समय में भोपाल रियासत का जो नवाब था उसका नाम था शाहजहां बेगम, और शाहजहां बेगम को कलाकृतियों में काफ़ी रुचि थी, जिसकी वजह से उन्होंने रशियनों और अंग्रेजों के कहने के बावजूद भी जो सांची का बौद्ध स्तूप का जो तोरण द्वार था उसे नहीं सौंपा। और उन्होंने क्या किया कि सांची बौद्ध स्तूप का जो तोरण द्वार था उसका प्लास्टर का प्रतिक्रिया बनाकर उसे अंग्रेजों को सौंप दिया, और वे लोग इससे संतुष्ट भी हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, सांची बौद्ध स्तूप को नष्ट होने से बचा लिया। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि शाहजहां बेगम के बाद भी जो नवाब आए जैसे कि नूरजहां बेगम, उन्होंने भी उन कलाकृतियों को बचाए रखने का जिम्मा लिया और समय समय पर उसके मरम्मत में पैसा भी देते रहे। तो इस प्रकार से देखा जाए तो सांची का बौद्ध स्तूप सुरक्षित बच के रह गया। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है भरहुत का बौद्ध स्तूप। इसके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में जानेंगे क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो जो भरहुत का जो बौद्ध स्तूप है इसकी खोज 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। भरहुत स्तूप लगभग 300 से लेकर 200 ईसा पूर्व के बीच में बनाया गया है। भगवान बुद्ध के भस्मों के ऊपर निर्मित यह स्तूप मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बन सकता है कि भरहुत का बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है, तो इसका सही जवाब होगा सतना जिले में। भरहुत स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक के काल में हुआ था। तो यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि भरहुत का बौद्ध स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था, तो उसका जवाब लिखेंगे अशोक के काल में। ठीक है, अब अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक है सारनाथ का बौद्ध स्तूप। यहाँ से भी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि वाराणसी के समीप स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको समझ में ही आ रहा होगा कि यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि सारनाथ के बौद्ध स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, तो उसका निर्माण अशोक ने करवाया था। ईंट से बने पूरे स्तूप की ऊंचाई 128 फुट है। इसे धमेक स्तूप, धर्मराजिका स्तूप के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि किस स्तूप को धमेक स्तूप कहते हैं या किस स्तूप को धर्मराजिका स्तूप कहते हैं, तो इसका सही जवाब होगा सारनाथ। तो इसको भी आपको याद रखना है। इसकी एक विशेषता यह है कि यह धरातल पर निर्मित है तथा इसमें अन्य स्तूपों की भांति चबूतरा नहीं बना होता। जैसे कि बाकी के स्तूपों में चबूतरा बना होता है, लेकिन जो सारनाथ का जो बौद्ध स्तूप है वहाँ पर कोई भी चबूतरा बना हुआ नहीं है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है केसरिया का बौद्ध स्तूप। इसके बारे में जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में ही आपको बताया था कि मैंने आपको जो तस्वीरें दिखाई थी वो केसरिया बौद्ध स्तूप की थी। तो यहाँ पर मैं आपको संक्षेप रूप से बता देता हूँ कि केसरिया का जो बौद्ध स्तूप है इसकी खोज 1998 में पुरातत्व अन्वेषण विभाग द्वारा किया गया था। केसरिया बौद्ध स्तूप की ऊंचाई आज के समय में 104 फीट है, जबकि इंडोनेशिया स्थित विश्व प्रसिद्ध बोरोबुदुर बौद्ध स्तूप की ऊंचाई 103 फीट है। दोनों का दोनों स्तूप जो है वो 6 तल्ला है, यानी 6 तल्ला बिल्डिंग के बराबर है, और प्रत्येक के दीवार खंड में बौद्ध की मूर्तियां स्थापित है, और ये सभी मूर्तियां जो है वो विभिन्न मुद्राओं में स्थापित किए गए। स्तूपों में लगी ईंटें मौर्यकालीन है। 1861 से लेकर 1862 में इस स्तूप के संबंध में अलेक्जेंडर कनिंघम ने लिखा है कि केसरिया का यह स्तूप 200 ईस्वी से लेकर 700 ईस्वी के मध्य में बनाया गया होगा। यानी यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो केसरिया का जो बौद्ध स्तूप है वो 200 ईस्वी से लेकर 700 ईस्वी के बीच में बनाया गया होगा। चीनी यात्री फाहियान के अनुसार केसरिया के देवरा स्थल पे भगवान बुद्ध अपने महापरिनिर्वाण के ठीक पहले वैशाली से कुशीनगर जाने वक्त एक रात का विश्राम किया था तथा साथ आए वैशाली के भिक्षुकों को अपना भिक्षा पात्र प्रदान कर कुशीनगर के लिए प्रस्थान किया, और इसी वजह से जो बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे उस स्थान पर उन्होंने केसरिया का बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया था। तो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि जो बौद्ध स्तूप जो होते हैं वो बौद्ध स्तूप क्या होते हैं, उनका आकार कैसा होता है, उसके अलावा बौद्ध स्तूप का महत्व क्या है बौद्ध धर्म के अंदर,
इसके अलावा हम लोगों ने ये जाना कि अमरावती का जो बौद्ध स्तूप है वो किन कारणों की वजह से नष्ट हो गया और किन कारणों की वजह से जो सांची का जो बौद्ध स्तूप है वो बचा रह गया। इसके अलावा हम लोगों ने 2-3 और बौद्ध स्तूपों के बारे में संक्षेप रूप से जाना, जिसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। यदि आज का वीडियो आपको समझ में आया है, आप कुछ सीख पाए हैं, कुछ याद रख पाए हैं, तो आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इसी तरह जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।